नाज़रीन आदाब, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी। खदीजा टीवी पर हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि आप जिस्मानी अमराज से दूर रह सकें, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं कि कोई शख्स बीमार ना हो, लेकिन कोशिश इस बात की है कि कम से कम बीमारी उस पर असरअंदाज हो और उसको जो बीमारी लगे भी तो वो अपने डॉक्टर के बताए हुए नुस्खे पर अमल करे ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुशगवार करे, अपने माशरे की ज़िंदगी को खुशगवार करे। आज हमारी खुशनसीबी है कि हम आज मेडिसिन डिपार्टमेंट के ऊपर उन तमाम अमराज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र अली साहब जो कि MD मेडिसिन से हैं, बहुत सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन के, और आज मुख्तलिफ जो अमराज हैं उनके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले आइए डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, बहुत शुक्रिया जनाब का। आज ये सच है कि मेडिसिन के बारे में जब भी बात करते हैं तो मुख्तलिफ अमराज हमारे जहन पे आते हैं। सबसे पहला सर, जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में लोग जानते भी हैं और बहुत सारे मिथ भी हैं, तो सबसे पहले हम इसको कैसे एलेबोरेट करेंगे कि डायबिटीज़ एक्चुअल में क्या है? इंसान के ब्लड में जो शक्कर की क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है जी। तो इसका नॉमेनक्लेचर भी डायबिटीज़ मेलाइटस जो किया गया है उस स्वीटनेस ऑफ द ब्लड की वजह से किया गया है जी। तो कुदरती तौर पर इंसान में जो भी हम चीज़ें खाते हैं और उनसे जो शक्कर होती है उसमें, या उनसे जो शक्कर बनती है, उसको कंज्यूम करने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है जो शुगर को कंज्यूम करता है। अब अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है जी, जिसको नॉर्मल तौर पर डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ की दूसरी किस्म भी होती है लेकिन उससे इसका कोई कंसर्न नहीं है जी। अब इंसुलिन की कमी बेसिकली इज़ द काज ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस। अब कमी दो तरह से हो सकती है जी। एक तो कि बिल्कुल इंसुलिन बदन में बनता ही नहीं है, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंसुलिन जी। और दूसरी इस तरह से होती है जिसको कहते हैं कि रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन। अब रिलेटिव लैक में होता यह है कि इंसुलिन का फंक्शन जो है वो अफेक्टेड हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो सकती है, बट इंसुलिन सिक्रीट होती है बॉडी में जी। अब इस नॉमेनक्लेचर को अगर आप देखें तो जिसमें एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंसुलिन होती है उसको टाइप 1 से डिनोट करते हैं, और जिसमें रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन होती है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। जी, बहुत अच्छी तरह से बताया डॉक्टर साहब। हम कोशिश करेंगे कि कोशिश हो कि ज़ाहिर सी बात मेडिकल टर्म्स तो यूज़ होंगे ही, आम लोगों के लिए आम ज़बान में बात की जाए ताकि उनको ये पता चले, क्योंकि शुगर जहाँ जिसको पता चलेगी कि वो डायबिटीज़ है तो उसको ये पता नहीं होता कि टाइप 1 है या टाइप 2। हम एक आम इंसान के लिए इस डायबिटीज़ का जो कॉज आपने बताया कि इंसुलिन पे है, इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए कि सिर्फ मेडिसिन है या इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी? नहीं, देखिए टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ तो हमने आपको बताई जी। अब ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ रिलेटिवली लेस कॉमन एज़ कम्पेयर टू टाइप 2 डायबिटीज़। अब इसको टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के कुछ तरीक़े हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं जी। कहा यह जाता है कि डायबिटीज़ का इलाज यूजुअली एक सिंगल डॉक्टर से नहीं होना चाहिए, हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यहाँ पर हिंदुस्तान में। जी। डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए एक टीम होनी चाहिए। उस टीम में डेफिनेटली डायबिटोलॉजिस्ट या डॉक्टर जो डायबिटीज़ की दवाएं लिखता है, डायबिटीज़ को ट्रीट करता है, वो जी। तो पार्ट होता है उस टीम का, लेकिन इसके अलावा भी डाइटिशियन होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जी। पोडोलॉजिस्ट होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ के मरीज़ों के पैर में छाले पड़ जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, हील नहीं करते हैं, जी। तो उसको ट्रीट करने के लिए पोडोलॉजिस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, वगैरह वगैरह करके एक टीम होती है। जी।
लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में तो अगर आप प्राइवेट सेटअप में जाएंगे तो एज ए डॉक्टर उसी को सब कुछ ट्रीट करना पड़ता है। तो डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ दवा पर डिपेंड नहीं करता है। अर्लियर टीचिंग ये थी हम लोगों की, जब हम पढ़ते थे तो हमें ये बताया जाता था कि 100 पेशेंट्स अगर हैं डायबिटीज़ के तो उसमें लगभग 50% मरीज़ अगर स्ट्रिक्ट परहेज़ करें जी, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करें, अपनी कैलोरीज को और अपने टाइप ऑफ फूड को रिस्ट्रिक्ट करें तो उनकी डायबिटीज़ किसी हद तक कंट्रोल रह सकती है। जी, उसके बाद बचे हुए 50% में जो है उसका 50% जो है उसमें मैं टाइप 2 की बात ओवरऑल कर रहा हूँ। 25% की बात करें तो जी, उसमें ओरल मेडिकेशंस काम करते हैं जी, और डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। लेकिन सिर्फ ओरल मेडिकेशंस नहीं, साथ में परहेज़ और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ ए मस्ट। जी, बगैर बहुत परहेज़ और बगैर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के डायबिटीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल है। बहुत उम्दा सर, क्योंकि इसके बाद जो बचा है 25%, जी कंटिन्यू कर दें आप। उसका आधा जो बचा जी, उसमें हम ओरल मेडिकेशंस प्लस इंजेक्शन इससे कंट्रोल हो जाते हैं और बाकी जो 6-6.5% बचा वो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। बहुत उम्दा, आपने पूरा एक स्ट्रक्चर को बयान कर दिया। क्योंकि अब डाइट की अगर हम बात करें, डाइटिशियन के सबसे अहम रोल जो होता है वो एक डाइट का होता है। एक डायबिटिक पेशेंट किस तरह से टाइप 1 या टाइप 2 का अपने डाइट को कंट्रोल करे, अपना चार्ट मेंटेन करे, उसको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए, देखिए ये चीज़ों को कैसे आप इसको डिस्कस करेंगे? नहीं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द डाइटिशियन। जी, अब यूजुअली अगर कोई ओवरवेट पेशेंट है, यूजुअली ओवरवेट ही होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, ओबीज भी होते ओबीज हैं। होते हैं। तो ओबेसिटी है किसी को या ओवरवेट है तो उसका कैलोरिक इंटेक फिक्स करना पड़ता है जी, कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमको 1500 किलो कैलोरीज पर मरीज़ को रखना है, तो अब उसमें हम कितना देंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये डाइटिशियन आपको चार्ट बना के देगा। ग्रॉसली अगर हमसे आप पूछें तो हम आपसे ये कहेंगे कि शक्कर और शक्कर का बना हुआ सामान तो आप बिल्कुल छोड़ दें, जी, उसको तो कतई इस्तेमाल न करें। ठीक है सर, अब यहाँ पे रोकेंगे क्योंकि सवाल यहाँ पे बीच में आता है ना, तो जहन में भी एक सवाल आता है। शक्कर की बात जब तक आती है तब तक ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, जैसे ख़ास तौर से कहा जाता है खजूर है, या कुछ लोग कहते हैं नहीं गुड़ भी खाया जा सकता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, गुड़ के बारे में तो लिटरेचर हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन खजूर तो इंटरनेशनल लेवल पे खाई जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि खजूर खाना चाहिए डायबिटीज़ में, मेरी समझ से वो ठीक नहीं है जी, क्योंकि अगर आप उसका कंपोजिशन देखें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 100 ग्राम खजूर में 63 ग्राम जो है वो शुगर होती है। तो अब मैंने तो काम किया है मिडिल ईस्ट में, तो वहाँ पर तो लोग जो हैं वो मतलब है, अगर उनसे पूछिए आज आपने कितनी खजूर खाई है तो वो नंबर नहीं बताते, तो कहते थे हैंडफुल ऑफ खजूर आज मैंने खाई है। क्या करें जी, तो जाहिर सी बात है उनकी शुगर कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, हो जाती थी। लेकिन ये कि आइडियली खजूर, एक आध खजूर तो ठीक है। जी, आपने बताया कि आप यहाँ पे शुगर से बना हुआ किसी भी प्रोडक्ट को आप कम से कम इस्तेमाल करें या बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ैट मिनिमाइज़ करें। जी, लोग ख़ास तौर से जो लोग अकेले रहते हैं वो बेचारे खाना बनाते हैं तो जस्ट टू मेक दैट फूड पैलेटेबल, अच्छा लगे खाने में, फ़ैट का कंपोनेंट ज़्यादा डाल देते हैं। जी, ये वेल नोन फैक्ट है। तो इस तरह से फ़ैट का कंजम्पशन जो है वो कम कर दिया जाए, शुगर एंड शुगर के प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दिए जाएं। 2 चीज़ें हो गई। बाकी जितनी कैलोरीज़ आपको रेकमेंड की गई हैं उन टोटल कैलोरीज़ को आप 6 हिस्सों में डिवाइड करें। जी, 6 हिस्सों में इंडियन कल्चर के हिसाब से जो हमारे 3 मेन मील्स हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो 3 तो ये मेन मील्स हो गए और इनके अलावा 3 स्नैक्स लेंगे हम। जी, जैसे कि मरीज़ सुबह उठा है, 6 बजे उठ गया या नमाज फजर में उठा, तो उससे आप बताइए कि कुछ स्नैक्स ले लें, चाय ले लें या दूध ले लें थोड़ा सा। अर्ली मॉर्निंग फ्रूट्स थोड़ा सा यहाँ पे शायद कस्टम नहीं है खाने का।
बिस्कुट खा सकते हैं, कुछ इस तरह का थोड़ा सा स्नैक्स ले लें। फिर 8-8 बजे के करीब जो है वो ब्रेकफास्ट ले लें 9 बजे। 11 बजे जो है वो फिर एक स्नैक ले लें। 12-1 बजे हम लोगों का रूटीन होता है खाना खाने का, 2 बज जाता है तो लंच ले लें। इवनिंग टी के बाद डिनर 7-8 बजे। यूजुअली यहाँ पे इंडिया में लेट डिनर होता है, उसको थोड़ा सा प्रीपोन कर दें। फिर पोस्ट डिनर स्नैक्स बिफोर स्लीप ले लें। तो इस तरह से जब छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में खाना खिलाया जाएगा मरीज़ को, तो शुगर एक तो एब्रप्टली राइज नहीं करेगी, और दूसरी चीज़ है कि दवाओं से, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत, और मैं समझता हूँ कि सारी डिटेल आपने बता दी। लेकिन अभी यहाँ पर शुगर के बढ़ने की बात कर रहे हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनके बहुत तेज़ी से शुगर लो हो जाती है, और ये इसकी वजह क्या होती है, इसका क्या खास? देखिए, हमने आपको ग्रॉसली बताया टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। अब इसके अलावा भी टाइप जो है वो क्लासीफाई की गई हैं। इस तरह से एब्रप्ट राइज, एब्रप्ट फॉल अगर किसी पेशेंट में होता है तो एक एंटिटी है जिसको हम कहते हैं ब्रिटल डायबिटीज़ जी। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है कंट्रोल करने में। फ्रीक्वेंटली दवाएं दी जाती हैं, इंजेक्टेबल्स देने पड़ते हैं, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत कम होता है। अब इस लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए आज के माहौल में आप देखेंगे कि मोस्टली जो लोग बाहर रह रहे हैं, बहुत ही यंग बच्चे हैं, उनको फास्ट फूड की आदत नहीं पड़ जाती, बल्कि कुछ मजबूरी भी होती है उन्हें फास्ट फूड लेने के लिए। आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा, कैसे अपनी आदत को बदलें? इस फास्ट फूड की जगह पे क्या ऐसी इसकी सब्सिडाइज करें कि उसको चीज़ों को बेहतर से और बेहतर किया जा सके डायबिटीज़ में? देखिए, फास्ट फूड तो किसी भी सूरत से मुफीद नहीं है किसी के लिए भी। जी। ओकेजनल खा लें, शौकिया खा लें तो ठीक है। बाकी फ़ास्ट फूड तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जा सके वो बेहतर है। और इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं फास्ट फूड से, तो उसके लिए फिर आप फ्रूट्स ज़्यादा पसंद करें जी, और वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद करें। नॉन वेज के लिए बात हो, क्योंकि अक्सर ये भी है कि जितने भी नाजरीन हैं उनको भी नॉन वेज के लिए कोई भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होता। इसमें भी जो मीट है या जो भी आदमी बड़े का गोश्त जो खाता है, जिस तरीके से अब उसको, देखिए, रेड मीट तो रिकमेंडेड नहीं है जी। अब रेड मीट में आपका मटन भी आ गया और बीफ भी आ गया जी, है ना। और ये परिंदे जो होते हैं, चिड़िया या चिकन भी आता है उसमें, तो ये मीट आप जो है वो डायबिटिक्स में दे सकते हैं और देना चाहिए, दिया जाता है जी। और बीच बीच में कभी कभी रेड मीट भी दे दीजिए तो कोई हर्ज नहीं है। एक्चुअली जो हमारा पर्सनल व्यू है वो ये है कि मीट एज सच उतना नुकसान नहीं करता है जितना कि उसके साथ जो रेसिपी होती है, इंग्रेडिएंट्स, और दूसरी चीज़ जब वो बन के आता है मीट, तो उसके ऊपर जो आपके यहाँ चिकनाई होती है, जिसे हम तीरा कहते हैं जी, वो नुकसान करता है ज़्यादा। तो अगर आप रोस्टेड देना चाहें मटन बना के किसी तरह से, या रोस्टेड चिकन दें, तो मेरी समझ से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ब्लड शुगर बढ़ने में। चलिए, अभी क्योंकि हम बात करें सर, क्योंकि रोज़े की हालत में लोगों के लिए बड़े सवालात होते हैं कि, और बहुत सारी मिथ्स भी होते हैं कि किस तरह से अगर कोई बंदा रोज़ा रखना चाह रहा है और उसकी मतलब उसकी शुगर लेवल ठीक ठाक है, वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहा है, तो किस तरह से आप उसे मैनेज करेंगे और कैसे कहेंगे क्या वो रोज़ा रख सकता है, किस तरह से? और देखिए, रोज़ा रख सकता है इंसान। डायबिटीज़ इज़ नॉट ए कंट्राइंडिकेशन फॉर फास्टिंग जी। उसमें बस इतना देखना होता है कि एक्सट्रीम ऑफ शुगर्स, चाहे वो बहुत ज़्यादा लो हो चाहे वो बहुत ज़्यादा हाई हो जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे बैठे हैं क्लिनिक में, अगर कोई रोज़ेदार मेरे पास आ जाए और हम उसका शुगर जो है वो जांच के देखें 400 से ऊपर है, तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि आप अपना रोज़ा ब्रेक कर दीजिए जी। अगर कोई रोज़ेदार आ गया जिसका शुगर बहुत ज़्यादा कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 90-80 के आसपास है, तो हम उसका रोज़ा कहेंगे कि आप रोज़ा तोड़ दीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जो बेसिक प्रॉब्लम आती है रमज़ान शरीफ में, वो ये है कि जैसे पेशेंट स्टेबल है किसी दवा के ऊपर, तो अब हम लोग जो दवाएं बताते हैं वो नाश्ते के बाद, दोपहर में खाने के बाद, रात में खाने के बाद जी, इस तरह से रूटीन में बताई जाती हैं दवाएं नॉर्मल डेज़ में। अब रोज़े में 3 बार तो आदमी खा नहीं सकता दवा,
क्योंकि आपकी डाइट जो है, मील्स जो है वो दो ही तो होते हैं। जी। एक प्री डॉन मील होता है जिसे आप सहूर या सहरी कहते हैं, और एक इवनिंग मील होता है या ब्रेकफास्ट जिसे हम कहते हैं, जी। जिसे आप आफ्तारी कहते हैं। तो आप कुछ नहीं कीजिए, जो दवाएं लेते हैं उनको रिवर्स कर दीजिए। शाम को जो दवाएं आप ले रहे हैं इस वक्त, वो दवाएं सुबह पहले ले रहे थे आप। यानी आप कंपेयर करें कि सुबह उठते हैं तो चाय पिया, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट लिया, ब्रेकफास्ट के बाद अपनी दवाएं ली। तो रोज़े में जब हम आफ्तारी करें तो उसके बाद दवा खा लें तो वो ब्रेकफास्ट की दवाएं हो गई। और फिर रात में जो नॉर्मल डेज में डिनर के बाद लेते हैं वो हम प्री डॉन ले लें, सहरी के बाद ले लें। ठीक है। बाकी जो बीच की दवा है लंच के साथ की, उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, या फिर थोड़ा बहुत अगर शुगर बढ़ी रहती है तो उसको टॉलरेट करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन काज़मी साहब, एक सर्वे हुआ था, उसका एग्जैक्ट तो अब मेरे जहन में नहीं है इस वक्त डिटेल्स, लेकिन उसमें यह था कि रमज़ान में नॉर्मल लोगों से ज़्यादा वेट गेन होता है। जी, लोग सहर और इफ्तार ही को रमज़ान का सही मज़ा समझते हैं। वेट गेन ज़्यादा होता है लोगों का नॉर्मल पॉपुलेशन में जो फास्टिंग करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेडिसिन का रेगुलर लेना, एक ये है कि किसी शख्स ने मेडिसिन शुरू की और उसको डॉक्टर ने बताया कि नहीं शुगर है, उसको कंट्रोल। अब उसने 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद फिर टेस्ट की, रेगुलर वो टेस्ट भी करा रहा है और उसका नॉर्मल रूटीन पे बिल्कुल सही ब्लड शुगर आ रहा है, तो क्या आप उसे वो दवा छोड़ देना चाहिए बगैर किसी डॉक्टर के दिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर से आपके इस मैसेज को वो उन तमाम नाज़रीन के लिए बहुत अहम है। आप नहीं, देखिए ऐसा है ना कि आज किसी को डायबिटीज़ डिस्कवर की आपने, जी, तो डायबिटीज़ डिस्कवरी तो ब्लड शुगर उसके अपने क्राइटेरिया हैं, लेकिन इस ज़माने में जिस पर ज़्यादा हम लोग डिपेंड करते हैं वो 3 महीने की ब्लड शुगर पीछे की इंटीग्रेटेड वैल्यू जो होती है, जी, जिसको हीमोग्लोबिन A1C या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसकी वैल्यूज़ होती हैं। उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो कहते हैं कि अगर 5.7 to 6.4 है तो ये रेंज जो है ये प्री डायबिटीज़ की रेंज है। जी, अभी डायबिटीज़ नहीं हुई है, लेकिन डायबिटीज़ होने की उम्मीद है इन नियर फ्यूचर। और 6.5 एबव जो है वो डायबिटीज़ की कैटेगरी में आ जाती है। जी, तो आज की तारीख़ में किसी को भी डायबिटीज़ डिस्कवर की गई, फिर हमने इलाज लिखा उसको। फ़र्ज़ कीजिए कि आज उसका फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 180 था और पीपी शुगर जो है 200 के ऊपर था। जी, महीने भर के बाद वो आया हमारी दवाएं खाने के बाद, और फिर उसने अपनी मॉनिटरिंग घर पे हमने जो उसको बताया शुगर की उसने की, और उसका फास्टिंग शुगर जो था वो 100-110 की रेंज में रहने लगा उसी दवा से। जी। अब मरीज़ ये समझ रहा है कि शायद हम ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। अब अगर वो दवा ये छोड़ देंगे तो फिर ये अपने प्रीवियस लेवल पे चले जाएंगे, या उससे थोड़ा सा कम हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। ये 100 या 110 जो फास्टिंग वैल्यू आई है ये दवा के साथ आई है जी। सो इसलिए इस दवा को तो कंटिन्यू करना है। अब दवाएं भी होती हैं, कुछ दवाएं इस तरह की होती हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन या कंजम्पशन सही करती हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो पैंक्रियास को निचोड़ के जो बची हुई इंसुलिन होती है उसको निकाल देती हैं जी। और वो काम करती है। तो दवा अगर छोड़ देगा कोई तो वो फिर अपने पीछे वाले लेवल पे पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि इस सवाल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी चीज़ अभी जी, बात नहीं continue। पूरी हुई। जब भी किसी नए इंसान को डायबिटीज़ का इलाज शुरू किया जाता है जी। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में तो कुछ दिनों के बाद कुछ टाइम के लिए, नॉट फॉर एवर, जी। कम दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, उसको हनीमून पीरियड कहते हैं। जी। ठीक है, थोड़े दिन के लिए। जी। और टाइप 2 डायबिटीज़ में कुछ मरीज़ों में हमने देखा है कि ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद पेशेंट रिमिशन में चला जाता है ओहो। फॉर ए स्मॉलर पीरियड, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, टाइम तो हम नहीं बता पाएंगे। तो उस पीरियड में उसकी दवा कुछ कम करनी पड़ती है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि डायबिटीज़ मेरी ठीक हो गई है। डायबिटीज़ ठीक नहीं होगी, ठीक तभी रहेगी जब तक इंसान परहेज़ करेगा, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई रखेगा,
दवा बताई हुई इस्तेमाल करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब ये सिम्टम्स जो आते हैं कभी कभी लोगों को पता ही नहीं है कि हमें डायबिटीज़ है, कैसे एक आम बंदा जो उसके बॉडी पर वो कौन सी रिएक्शंस होते हैं, कौन सी चीज़ें आती हैं जिससे उसको पता चले कि नहीं अब हमें शुगर लेवल टेस्ट कराना है? क्या ये सिर्फ ब्लड शुगर के ज़रिए होती है, ब्लड के ज़रिए, या पेशाब के ज़रिए भी इसका टेस्ट किया? देखिए, पहले पेशाब के ज़रिए टेस्ट करते थे, लेकिन पेशाब के ज़रिए अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जी। पेशाब जो बदन से निकलता है उसमें अगर खून में शक्कर की क्वांटिटी 180 से ऊपर आ जाती है तब वो यूरिन में निकलता है, नॉर्मल मरीज़ में। जी। ठीक है, अगर किडनी किसी के नॉर्मल हैं बिल्कुल, तो 180 मिलीग्राम % से कम अगर ब्लड की शुगर है तो पेशाब में शक्कर नहीं आएगी। जी। लेकिन अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो 180 से पहले कोई भी लेवल हो यूरिन में शुगर आ सकती है। इस कंडीशन को कहते हैं रीनल ग्लाइकोसूरिया। जी। मरीज को शक्कर नहीं है, मरीज को शक्कर की बीमारी नहीं है जी। उसको किडनी की कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से उसका शुगर का थ्रेशोल्ड कम हो गया है। जी। और फॉर एग्जांपल की फास्टिंग शुगर उसकी 110 थी या 100 थी और पेशाब टेस्ट किया उसमें शक्कर आ गई, तो पेशाब की शक्कर एथेंटिक नहीं है डायबिटीज़ के लिए। जी। अगर गुर्दे में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से रीनल ग्लाइकोसूरिया हो रहा है तो नॉर्मल ब्लड शुगर के साथ पेशाब में शक्कर आ जाएगी। जी। तो इस ज़माने में पेशाब की शक्कर से कभी भी डायबिटीज़ की डायग्नोसिस नहीं बनाई जाती है, ब्लड शुगर की बनाई जाती है। जी, बहुत खूब डॉक्टर साहब। अब इसमें यहाँ पे मैं आपको रोक एक चीज़ और बता दूँ। बिस्मिल्लाह। आपने पूछा सिम्टम्स। जी। सिम्टम्स बता पाना बहुत मुश्किल है। उसका रीज़न ये है कि डायबिटीज़ इज़ ए मेटाबॉलिक स्पेक्ट्रम। जी। जैसे ये सूरज की रोशनी होती है, इसको आप एनालाइज करें तो इसमें 7 तरह के विबज्योर कलर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से होता है। डायबिटीज़ से बदन का, शरीर का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रहता है। ज़िंदगी के किसी न किसी पार्ट में किसी न किसी वक्त कोई न कोई हिस्सा इन्वॉल्व हो जाता है डायबिटीज़ से। लेकिन खास जो मेरा सवाल इसी पे था, खास जो ट्राइड कहलाता है, जिसको 3 सिम्टम्स कहते हैं ट्राइड ऑफ डायबिटीज़, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब है प्यास ज़्यादा लगती है, पॉलीयूरिया का मतलब है पेशाब ज़्यादा होता है, पॉलीफेजिया का मतलब है भूख ज़्यादा लगती है। लेकिन ये 10% से ज़्यादा मरीज़ों में नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको बताएं, कोई फीमेल पेशेंट है, उसको ज़नाने हिस्से में खुजली की शिकायत हो जाती है। जी। ठीक है, डायबिटीज़ में मिल जाता है प्रोराइटस वल्वाई। किसी को कट हो जाता है, वो हील नहीं करता, शुगर करवाते हैं। इसीलिए सर्जन कोई भी सर्जरी करते हैं तो उससे पहले ब्लड शुगर करवा के देख लेते हैं। डायबिटीज़ में हीलिंग की प्रॉब्लम होती है। जी। ठीक है ना। वेट गेन हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज़ के लिए चांस जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो डायबिटीज़ की तरफ ध्यान जाता है कि शायद डायबिटीज। जी। लेकिन स्पेसिफिकली करना कि जैसे टीबी के लिए आप हमसे पूछें तो हम कहेंगे कि शाम को मरीज़ को हरारत होती है और उसकी तबीयत भारी हो जाती है। जी। और खांसी आती है, शुरू में ड्राई होती है, बाद में उसको बलगम आने लगता है। शाम का टेम्परेचर अगर आप 24 घंटे का टेम्परेचर रिकॉर्ड करें तो शाम को उसको हरारत मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, लॉस ऑफ वेट होगा। इस तरह से बता पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है डायबिटीज। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिर में बिल्कुल वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, मैं चाहूँगा कि इसको हम कंक्लूड करके एक मैसेज आपसे ले लेते हैं। शुगर वाले पेशेंट कितना ज़्यादा अपने आप को कहें कि वो खुश रखें और कितना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस चीज़ को लें, इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं और किस तरह से इसको करें। आपका मैसेज बहुत अहम है। देखिए, ये जो डायबिटीज़ है, अब तो कह रहे हैं कि ये एपिडेमिक है। एपिडेमिक आप समझते ही जी। तो काफ़ी परसेंटेज जो है डायबिटीज़ का दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। वो लाइफ स्टाइल है हम लोगों की कुछ, और सिविलाइजेशन है। पहले जो है लोग पैदल चलते थे, अब हम पैदल नहीं चलते।
पहले गर्मी में रहते थे, अब हम एसी में रहते हैं। जी। पहले फास्ट फूड की दुकानें नहीं थी, मैकडोनल्ड नहीं था और KFC नहीं था वगैरह वगैरह, अब वो सब चीज़ें हैं। तो अब अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। उसको सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना है, डाइट को कंट्रोल करना है, और अगर वो ये दोनों चीज़ें फॉलो करेगा और उसके साथ थोड़ी सी दवा खा लेगा तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी और हमसे महव गुफ्तगू थे अली जनाब डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र अली साहब, और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू डायबिटीज़ को लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर साहब के बताए हुए नुस्खों पर ज़रूर अमल करेंगे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को अगर बहुत खुशगवार रखना है तो कम से कम अपनी बीमारियों को दूर आपसे रहना ही पड़ेगा। तो हम इस उम्मीद के साथ आपको यहीं छोड़े जा रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम किसी और ख़ास अमराज के बारे में, हम किसी ख़ास स्पेशलिस्ट से आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।